की बात लगता है कही जा रही थी और कुछ कुछ वही नजर भी आया, क्योंकि आखिर में आप देखिए कि सारी सीट पर कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। पूर्व सांसदों के अलावा तमाम दावेदारों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि उनको टिकट मिले, लेकिन मौजूदा सांसदों में तमाम चेहरों को मौका दिया गया है, कुछ नए चेहरे उतारे गए हैं। तो दौसा सीट पर सबसे आखिर में फैसला कर पाई भारतीय जनता पार्टी और नागौर सीट पर अपने उस चुनावी प्रयोग को फिर से पार्टी ने किया है जो कई साल पहले किया था पार्टी ने। फिलहाल बात अगर दौसा की करें तो कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा के सामने जसकौर मीणा बीजेपी की प्रत्याशी। 3 मई 1947 को आपका जन्म हुआ और राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए बीएड की डिग्री आपने हासिल की और राइटर के तौर पर भी जानी जाती हैं, जबकि 13वीं लोकसभा के लिए भी चुनी गई थी और अब 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए एक बार फिर से उम्मीदवार। 2003 में मानव संसाधन मंत्रालय भी आपने संभाला। तो ये कुछ बातें जो जसकौर मीणा के साथ जुड़ती हैं, लेखिका के तौर पर भी आपकी पहचान दिखाई पड़ती है। इसके अलावा बीजेपी ने जो टिकट दिया उसने काफी सोचने विचारने के बाद दौसा सीट पर फैसला किया। जसकौर मीणा को अपना उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस की प्रत्याशी सविता मीणा के मुकाबले उतारा है। कितना सफलता हासिल होगी इसमें भारतीय जनता पार्टी को, ये अलग बात है। और शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर इसी खबर पर। शशि, सारी उहापोह, सारे संशय की जो स्थितियां थी, सबका पटाक्षेप हो गया, क्योंकि अब औपचारिक तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि जसकौर मीणा ही बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। लेकिन क्या इस बात को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी? देखिए आशीष, बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, 20वीं लिस्ट जारी की है अपने प्रत्याशियों की, और इसी में सबसे आखिर में जसकौर मीणा का नाम लिखा हुआ है। खास बात यह है कि जो देश भर के चरण के हिसाब से देखें तो 5वें चरण में और राजस्थान के दूसरे चरण में दौसा का चुनाव है, और इस लिस्ट में 2 ऐसे नाम और हैं जिनके 5वें चरण में चुनाव होने हैं और उनको इस लिस्ट में जगह दी गई है। मध्य प्रदेश से भी एक नाम है, खजुराहो से प्रत्याशी बनाया विष्णुदत्त शर्मा को। लेकिन जसकौर मीणा का नाम आना, यहाँ पर पार्टी ने ये दिखा दिया है कि पार्टी किसी की धमकियों से, किसी के प्रेशर में, किसी दबाव में नहीं आएगी। अगर कोई बिल्कुल शशि, आपको रोकेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा भी जुड़ गई है फोन लाइन पर। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं जसकौर मीणा जी कि आप प्रत्याशी बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की, और क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? ये प्रतिक्रिया यही है कि बड़ी प्रसन्नता है, सब माहौल में प्रसन्नता है, कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता है, आम जनता में प्रसन्नता है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसले किए हैं वो सिर माथे पे हैं, बहुत ही उत्तम फैसले हुए हैं। एक बड़ा राजनीतिक अनुभव आपको पहले से रहा है, मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं, अच्छा राजनीतिक अनुभव। हाँ। इसी को देखते हुए शायद पार्टी ने यह फैसला किया होगा। लेकिन जो स्थितियां दौसा में बनी कुछ समय पहले, हाँ जी, उन स्थितियों से कैसे पार पाएंगी? डिस्टर्बेंस आ रहा है। जसकौर जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बताइएगा, जो स्थितियां दौसा में चुनाव के दरमियान, टिकट बंटवारे के दरमियान बनी, उनसे किस तरीके से निपटेंगी? कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरी पब्लिक, सर्व समाज, हमारा समाज, सब लोग चाह रहे हैं, सारे कार्यकर्ता चाह रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं जिससे मुझे निपटना पड़ेगा। हाँ। मैं प्रत्येक के साथ अपना व्यवहार रखूंगी, और साथ ही मैं ये सोचती हूँ कि दौसा की जनता और दौसा के संपूर्ण समाज के लोग, कार्यकर्ता सब मेरे साथ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सीट को निकालकर भाई नरेंद्र जी मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये मान लिया जाए कि किरोड़ी लाल मीणा और हुडला जो हैं वो आपके चुनाव प्रचार में दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे, मेरे भाई हैं, मेरे साथ रहेंगे। नहीं, लेकिन किरोड़ी समर्थक जो कह रहे थे कि हम विरोध करते हैं, तो क्या उस तरीके की चुनौती आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी में जरूर डालेगी? नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं है जी। हाँ जी। फिलहाल क्या कुछ मुद्दे लेकर अब जनता के बीच जाने वाली हैं? बिल्कुल, मैं अब विकास के मुद्दों को लेकर जाने वाली हूँ, और सर्व समाज की इज्जत करने के मुद्दों को लेकर जाने वाली हूँ। दौसा संसदीय क्षेत्र की क्या अपेक्षाएं हैं उन सब को लेकर जाने वाली हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष,
हमारे संपूर्ण राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े भाई बहनों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मेरे पे विश्वास किया है। तो मैं निस्संदेह इस विश्वास पे खरी उतरूं, जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा की संकल्प लेकर आगे बढ़ूं। बिल्कुल, मैनिफेस्टो आपकी पार्टी का जारी हो गया। राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रथम है, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की बात, नेशन फर्स्ट की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा बड़ी सारी और चुनौतियां हैं, चूंकि राजस्थान में 2018 का जब विधानसभा चुनाव निपटा उसके बाद से स्थितियां राजनीतिक रूप से थोड़ा सा बदली हैं। क्या लगता है कि वो सब चीजें भी रिफ्लेक्ट करेंगी आप लोगों को? मैं सोचती हूँ कि परिस्थिति, काल और वातावरण इसके हिसाब से समय बदलता रहता है, मुद्दे बदलते रहते हैं, काम बदलते रहते हैं। और वर्तमान राष्ट्र निर्माण की एक ही पुकार है कि नरेंद्र मोदी पुनः आए और राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का विकास और इसके साथ साथ मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र का विकास यदि होगा तो मोदी है तो मुमकिन है। चलिए ठीक है, देखना होगा कि मोदी हैं तो कितना मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, भी फोन लाइन पर लगातार बने। शशि, अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी तो जवाब आपने सुने। मैंने यही पूछा कि क्या प्रचार करते हुए किरोड़ी गुट के लोग या किरोड़ी लाल मीणा खुद नजर आएंगे? उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल प्रचार करेंगे। क्या करेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए आशीष, जसकौर मीणा को अभी सभी को साथ में लेना है, इसलिए आदर्शवाद और उदारवाद की बातें सुनाई देंगी। लेकिन जो लोग जसकौर मीणा को पार्टी में शामिल किए जाने के ही विरोधी रहे हैं, जब जसकौर मीणा अपने नौकरी छोड़ करके आई, जिला शिक्षा अधिकारी थी, तब भैरव सिंह शेखावत के समय में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की। तब किरोड़ी लाल मीणा और उनके कुछ समर्थक उन्हें कहा करते थे कि ये तो आप तो समाज की मदर टेरेसा हो और समाज की सेवा करो, बोले राजनीति बोले अच्छी चीज नहीं है और इसमें आपको नहीं फंसना चाहिए। तो जो लोग इनके पैरोकार ही नहीं थे राजनीति में आने के, वो कितने साथ आ पाएंगे? हालांकि किरोड़ी लाल मीणा के असर को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। दौसा संसदीय क्षेत्र के साथ ही अलवर संसदीय क्षेत्र है, करौली धौलपुर जो क्षेत्र है, टोंक सवाई माधोपुर है, कोटा है, यहाँ पर इनका असर है, समाज के वोटों के कारण ज्यादा बड़ा असर है। लेकिन साथ ला पाएंगे या नहीं जसकौर के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन जसकौर से ज्यादा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी निर्भर करेगा। अब प्रकाश जावड़ेकर जो बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए राजस्थान के, उनको तालमेल बिठाना होगा। किरोड़ी कैंप और जसकौर कैंप, कोटला कैंप, जो खासकर ऐसे जो बहुत ज्यादा मुखर हो रहे हैं या ऐसा लगता है कि तेवर उनके तीखे हैं, तल्ख हैं, उनको किस तरीके से ठंडा किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए और पार्टी के लिए लगाया जाए, पार्टी के कामकाजों में लगाया जाए, ये भी कहीं ना कहीं प्रकाश जावड़ेकर अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उन्हीं के प्रभार में विधानसभा चुनाव निपटे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का भी प्रदर्शन करती नजर आई, वो तमाम चीजों से अनुभव जरूर उन्होंने लिया होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शशि इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं अलवर के थानागाजी, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं अलवर के थानागाजी से, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करने, चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और आज 3 जगहों पर मुख्यमंत्री की चुनावी रैलियां रखी गई हैं, जिसकी तस्वीर आप अलवर से सीधी देख रहे हैं। पहला अलवर का प्रचार और उसके बाद जो अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में जाने का कार्यक्रम रखा गया है, वहां पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन आप देखिए कि अलवर में चुनावी सभा को संबोधित करने गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उससे ठीक एक रात पहले आप देखिए कि अलवर में किस तरीके से कांग्रेस के गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे। भंवर जितेंद्र सिंह के जो इस गांव की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, तमाम जब वो प्रचार करने पहुंचे तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो कैसे भिड़ते हुए नजर आए थे, और उन तमाम परिस्थितियों को कहीं ना कहीं सामान्य बनाने की कोशिश भी मुख्यमंत्री की रहेगी। तो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं एक अंबेडकर सर्किल की उस वक्त की तस्वीरें जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी जयंती के मौके पर पहुंचे। मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उसके बाद वहां से अपने अगले पड़ाव की तरफ निकले और अलवर पहुंचे सीधे। और आज चुनाव कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे हुए हैं अलवर। चुनावी सभा रखी गई है, यहां पर संबोधन करेंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अलग अलग सभाओं में केंद्र सरकार, मोदी सरकार निशाने पर रही है, यहां भी कुछ वही शब्द मुख्यमंत्री के सुनाई पड़ेंगे। लेकिन अलवर की जनता को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट के लिए तैयार करेंगे, ये आपको भाई हाथ दे दूंगा।
पर करके गहलोत जी को विश्वास दिला दो कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी को हम चुनाव जिता करके भेजेंगे। जय भारत, जय हिंद। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आज बीजेपी, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी भाषणों में 5 साल के कार्यकाल का जिक्र क्यों नहीं करते, नोटबंदी, जीएसटी, काले धन के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते। मोदी सेना कहने के योगी आदित्यनाथ के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा कि उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। योगी जी बोल रहे हैं कि ये मोदी सेना है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तो योगी जी भी चलना चाहिए। जिस प्रकार से ये आवाज उठाते हैं, कोई व्यक्ति आलोचना करता है सरकार की, तो सीधा आता है कि ये तो राष्ट्रद्रोही आदमी है। राष्ट्रद्रोही वो है जो मुख्यमंत्री होते हुए बोलते हैं कि मोदी सेना है। आप कहाँ ले आना चाहते हो देश को? जिस दिन पाकिस्तान की तरह यहाँ सैनिकों का हर्षे बनने लग जाएगा तो क्या होगा देश के अंदर? हमारे यहाँ की सेना कभी सोचती नहीं इन बातों को, विशेष करके नौजवानों को, जिसका माइंड वॉश किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। उनको मैं आगाह करना चाहूँगा कि आप आने वाले कल के भविष्य आपके कंधों पर रहेगा। अगर आपने मोदी एंड उनके जो पूरी टीम बनी हुई है, सोशल मीडिया के गुमराह हो गए आप लोग, तो ये देश के लिए खतरनाक होगा। मेरा उनसे आगाह करना का मेरा फर्ज बनता। मैं राजस्थान का प्रथम सेवक हूँ, मुख्यमंत्री हूँ। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। और किस प्रकार पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या किस्से कहानी उन्होंने कहे हैं, जो 12 साल तक जेल में बंद रहे, जिन्होंने नींव रखी इस देश की। तो ये लोग जिस प्रकार देश को चलाना चाहते हैं, उससे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश खतरे के अंदर है। और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा विधानसभा में विधिवत रूप से अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कर्नल राठौड़ ने कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। मोदी जिंदाबाद के नारे लगे तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिंदाबाद के नारे भी लगे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी मौजूद रहे और इसके बाद कर्नल राठौड़ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित किए, बाबा साहेब को नमन किया। इस दौरान कर्नल राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार राष्ट्र हित में वोट कर जनता देश को मजबूत करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक मजबूत सरकार बने जिसने विश्व में पहचान अलग बनाई है और कुछ ऐसा ही आगे भी जारी रहे। ये उम्मीद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करते नजर आए। साथ ही जयपुर ग्रामीण क्षेत्र को आज देश के नक्शे पर देखा जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा। और इन 5 सालों में जयपुर ग्रामीण में युवाओं और जनता के लिए सड़क, पानी, बिजली और खेल के मैदान बनाकर युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। इस आधार पर जनता वोट करेगी। पूरे देश के अंदर एक करंट चल रहा है। जो भी जमीन से जुड़ा हुआ है वह जानता है कि मोदी जी की जबरदस्त रूप से जय जयकार होने वाली है। हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी का काम बोल रहा है। अभी झोटवाड़ा के अंदर माननीय राज्यपाल जी के साथ हमने उद्घाटन करा हमारे कार्यालय का। हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। हर बूथ के ऊपर फतेह होगी। हर बूथ के ऊपर हम अपने जनता का, मतदाताओं की अगले 5 साल जम के सेवा करेंगे। फर्क साफ है पिछले 5 साल और 50 साल के अंदर। कामदारों और नामदारों के बीच में बिल्कुल फर्क साफ है। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंबेडकर सर्किल पहुंचे, अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बाबा साहब उस जमाने में लगातार शिक्षा पर जोर देते थे जब देश एक अलग तरीके की परिस्थितियों में जूझ रहा था या जकड़ा हुआ था। जाति धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा से शिक्षित होने के लिए प्रेरित करते थे। इसलिए वो ये भी कहते थे कि बिरादरी की बात होनी चाहिए, समाज की बात होनी चाहिए, अलगाव की नहीं। और आज के दिन यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा के बिना जिंदगी में अंधेरा है। ये बात कही अशोक गहलोत ने। और ये भी कहा कि हमने पिछली सरकार में नारा दिया था कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। इसका इंपैक्ट काफी हद तक दिखाई भी पड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा जो उन्होंने उस जमाने में कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, आगे बढ़ो। आज भी मैं समझता हूँ कि
जो समाज पिछड़े हुए हैं, चाहे वो SC के हों, ST के हों, OBC के हों, चाहे कोई गरीब आदमी, कोई किसी जाति धर्म का हो, पर जिसको जरूरत है कि आगे बढ़ने की, जिसके समाज को, जिसके परिवार को, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का वो संदेश कि कैसे आप शिक्षित बनो, उस पर जोर देने का सकता है। बिना शिक्षा के जिंदगी में अंधेरा है, ये मेरा मानना है। और टोंक में एम्बुलेंस में आग से हड़कंप मचा हुआ है। कबाड़ हो चुकी एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। उनियारा बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 साल से बस स्टैंड पर यह एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। फिलहाल दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। तो एक कबाड़ में खड़ी हुई एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। उनियारा बस स्टैंड का यह मामला है, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। देखिए, दूर से मौजूद लोग इस नजारे को देखते हुए नजर आए और आसपास रिहाइश भी है। नुकसान भी हो सकता था ज्यादा, लेकिन बस स्टैंड चुकी है तो जाहिर तौर पर बस यहां पर खड़ी रहती है इर्द गिर्द और एक बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हो पाया क्योंकि आग पर काबू पा लिया जा सका वक्त रहते। टोंक में ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कबाड़ हो चुकी है एक एम्बुलेंस जो कि बस स्टैंड के पास में खड़ी थी और काफी वर्षों से ऐसा बताया जा रहा है कि इस बस स्टैंड पर अव्यवस्था का मामला नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन 2 साल पहले बस स्टैंड पर यह एम्बुलेंस खड़ी की थी कबाड़ अवस्था में और उसकी आग फिलहाल बुझ गई। और इधर बीकानेर में प्राइवेट कोचिंग सेंटर में आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्राइवेट कोचिंग सेंटर है बीकानेर का जहां पर आग लगने का मामला सामने आया है। फायर कर्मी मौजूद हैं। दमकल की 2 गाड़ियां, 2 दमकल पहुंची हुई हैं वहां पर, यह कहा जा रहा है। और आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। और इधर राजसमंद में अवैध शराब की दुकान पर पुलिस की कार्रवाई दिखाई पड़ी है। करीब 3 लाख रुपए की देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ जी मीडिया की टीम भी मौजूद रही। कार्रवाई पीपरड़ा NH8 पर की गई। जी मीडिया को सूचना मिली कि पेट्रोल पंप के पास में अवैध रूप से शराब का ठेका चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने रात करीब 10 बजे रेड डाली और करीब 3 लाख की देसी और अंग्रेजी शराब यहां से जब्त की गई है। पुलिस और मीडिया को देखकर शराब ठेकेदार मौके से चंपत हो गया। दुकान के भीतर से एक खुफिया रास्ता भी है जो 3 दुकानों को पार करते हुए रेस्टोरेंट में खुलता है और वहां भी शराब रखी हुई थी, लेकिन पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो यहां से आधा माल गायब हो चुका था। और आपको यह भी बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सूचना के बाद भी पुलिस दुकान तक तो पहुंची, लेकिन 1 घंटे तक पुलिस ना तो यहां पर कोई कार्रवाई कर पाई और ना ही उससे कुछ यहां पे मिला था। लेकिन बाद में जिस तरीके से कार्रवाई दिखाई पड़ी है, कई लाख की अंग्रेजी और देसी शराब बरामद हुई है। और इधर चूरू के सादुलपुर से खबर है, जहां पर उप कारागार में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। कुछ कैदियों ने जेल में बंद इनामी बदमाश अक्षय पहाड़ी पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार से उस पर वार करते हुए घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया अक्षय को और कहा जा रहा है कि कैदियों ने पानी की टंकी के वॉल्व को काटकर एक नुकीला हथियार बनाया और उसी से अक्षय पर हमला बोला। और इधर भीलवाड़ा से खबर, जहां पर हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक ने डीटीओ के संविदा कर्मचारी को कुचल डाला। हादसे में संविदा कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद उसके साथी कर्मचारी उसका शव छोड़कर वहां से घबराकर भाग निकले। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्हें समझाने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची। और आपको बता दें कि लोगों ने भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ रोड पर जाम भी लगा दिया। 9:30 के करीबन इतला मिली कि भाई अलग सा होटल के सामने एक एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पर अनएसआई में मौके पर वहाँ पहुँचे और यहाँ
जो एक्सीडेंट शुदा जो व्यक्ति जो मृत्यु हो चुकी थी, जिसको वहाँ से लेकर MGH अस्पताल में लेकर आए। और जयपुर से भी एक आग लगने की बड़ी खबर आ रही है। कैफे में आग से हड़कंप मच गया। वैशाली नगर के नर्सरी सर्कल की यह घटना बताई जा रही है। दमकल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और वैशाली नगर का यह मामला, नर्सरी सर्कल के पास में एक कैफे में आग लग गई। दमकल और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। और तो जयपुर में देर रात रफ्तार का कहर दिखाई पड़ा। ब्रह्मपुरी थाना इलाके के रामगढ़ मोड़ के पास एक कैब ने सड़क पर खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी और इसके बाद बेकाबू कैब पलट भी गई। हादसे के बाद ब्रह्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को एम्बुलेंस के जरिए SMS अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने कैब चालक को हिरासत में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। और आसान PCP NDT सेल ने श्रीगंगानगर में कार्रवाई करते हुए लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या में शामिल रहने वाले संतोष सिंह सेखो और नवनीत सिंह को गिरफ्तार किया है। विभाग की अब तक की यह 145वीं तो इस साल की चौथी कार्रवाई है। जानकारी के मुताबिक नवनीत सिंह ने जांच करने के एवज में 50,000 रुपए की डिमांड की थी और 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे उसने महिला को हनुमानगढ़ बुलाया। तय वक्त पर नवनीत सिंह अपनी गाड़ी में महिला और उसकी एक अन्य साथी महिला को श्रीगंगानगर ले गया। वहां उसने अपने दोस्त संतोष सिंह को भी साथ लिया और दोनों आरोपी दोनों महिलाओं को लेकर जिला अस्पताल के पास बने श्री अंबा हॉस्पिटल के बेसमेंट में डॉक्टर जसरीन अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंचे, जहां पर गर्भवती महिला की सोनोग्राफी करवाकर भ्रूण लिंग के बारे में उससे जानकारी दी गई और इसी दौरान टीम ने इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा। और सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में रामोत्सव की शोभा यात्रा का समापन हुआ, जिसके बाद 2 छात्र गुट आपस में मारपीट करते नजर आए। एक पक्ष के 3 युवकों ने दूसरे पक्ष के एक युवक के साथ गढ़ धर्मशाला के पास जमकर मारपीट की। मारपीट में एक युवक घायल हुआ, जिसे CHC में भर्ती करवाया गया। वहीं घायल युवक ने 3 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने घायल युवक के बयान लेकर जांच शुरू कर दी। तो खबरों का सिलसिला फिलहाल इस बुलेटिन में बस यहीं तक। आगे देखिए